तो उस टाइम पे मुझे रियलिटी पता चला कि आपने प्रैक्टिकली क्या किया है। कैरियर गैप हो गया तो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना भी बहुत मुश्किल होता है। जो अभी के बच्चे हैं वो जो स्टार्टअप करते हैं, एक अलग इंटेंशन होता है कि आप जिसमें बेहतर हो, जिसमें आपकी मेहनत दिखेगी, आप उसको पहले रखो। लास्ट डेट में मैंने जब ज्वाइन किया कंपनी, उसी दिन मुझे और एक कॉल लेटर आया था। हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज़ वसीम। आई एम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करने वाले हैं। इनका नाम है सुब्रता। इनकी एज 45 ईयर्स की है और ये पिछले 3 सालों से रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हैं। इनकी स्टोरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे मोटिवेशन मिलने वाला है, खास तौर से उन लोगों को जो कि कोडिंग सीखने के दौरान बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में एक नॉर्मल जॉब भी किया है, उसके बाद एक स्टार्टअप भी किया है और उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में अभी पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं। तो क्या है इनकी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। अच्छा सुब्रता, सबसे पहले आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस को आपके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पता चल जाए आपके बारे में। जी, एक्चुअली माई सेल्फ सुब्रत कुमार दास, और मैं पिछले 18 साल से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में हूँ। अभी पिछले 3 साल से रिएक्ट नेटिव कर रहा हूँ। अच्छा सर, आपकी जब प्रोफाइल मैंने देखी थी तो मेरे लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग था कि आप 45 की एज में हैं और राइट नाउ भी आप कोडिंग कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि आप 3 साल से कोडिंग लाइन में आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब आपने किस तरीके से डिसाइड किया कि यार अब कोडिंग में जाना चाहिए? नहीं, कोडिंग में शुरू से ही हूँ। अच्छा। पिछले 18 साल से मैं कोडिंग में हूँ। पहले कंप्यूटर टीचर था। 96 से मैंने एक्चुअली शुरू किया। ओके। तो उस टाइम पे कंप्यूटर टीचर था। फिर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर आप प्रोग्रामिंग अच्छा करते हैं। उस टाइम पे सी हम्म। पढ़ा रहा था। हम्म। तो आप कहीं पे जॉब क्यों नहीं करते हैं? तो मेरा एक्चुअली वो छोटा सा गांव है, विलेज है। ओके। वहाँ जो कंप्यूटर सेंटर था वो नज़दीक में एक म्यूनसिपैलिटी था, वहाँ पर था। तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, चला गया, गांव आ गया, वो इजी है। कहीं हम्म। अगर जॉब करने जाऊंगा तो बाहर जाना पड़ेगा, मुंबई, दिल्ली। ठीक है, और हाँ। वो जाना उस टाइम पे मैं इंटरेस्टेड नहीं था जाने के लिए। हम्म। फिर क्या हुआ, एक कॉरपोरेट सेक्टर था, जिसका मतलब ये जो नॉन बैंकिंग में, तो उसका ब्रांच हमारे गांव के पास ही था। तो वहाँ किसी ने मुझे सजेस्ट किया, सर यहाँ पर जॉब निकला है कंप्यूटर का, आप अप्लाई करिए। हम्म। तो वहाँ घुस गया वो 2004 में। अच्छा। फिर 12 साल उसमें जॉब किया, 3 प्रमोशन हुए। हाँ फिर हाँ। मुझे लगा नहीं, अभी बहुत हो गई नौकरी। क्योंकि उसके आगे कुछ सोचा ही नहीं था कभी, ये कि कहीं और जाना है किसका, दूसरे कंपनी में, ये सोचा ही नहीं था कभी। हाँ हाँ। तो फिर खुद का वो जो एडटेक हमने स्टार्टअप शुरू करने की सोची। हम्म। उसमें 4 साल लगाया। इनकम ठीक ठाक हो ही रहा था, लेकिन 4 साल हमने जो मेहनत की और उसमें जो एक्सपेक्टेशन था उस टाइप का हम्म। कभी इनकम आया नहीं। ओके। और धीरे धीरे बच्चे बड़े भी हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा हम्म। नहीं, अभी फिर से जॉब करनी पड़ेगी कहीं पर। राइट। तो आपने एडटेक स्टार्टअप किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये आइडिया कहाँ से आया और उसको आप किस लेवल तक लेके गए? क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर? एक्चुअली देखिए, आजकल अ, अभी ये फिलहाल एक रिसेंटली एक सीरियल आ रहा था, जो शार्क टैंक करके, है ना। हाँ तो हाँ। ये आजकल के जो आईआईटी वाले बच्चे हैं, या तो जो अभी के बच्चे हैं, वो जो स्टार्टअप करते हैं, एक अलग इंटेंशन होता है। हाँ। और करोड़ों में खेलते हैं ये लोग, है ना। राइट। वो फाइनेंस ढूंढ लो, ये कर लो। हमारा कॉन्सेप्ट अलग था। उस टाइम पे मेरा अप्रोक्सीमेटली 6 लाख का पैकेज था, 2000, जब मैंने छोड़ा 2015 में। हम्म। तो उस टाइम पे मैं और एक मेरा दोस्त, दो दोस्त मिलके हम एक्चुअली जो एक प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन फील्ड में, रीजनल लैंग्वेज में, उसको हम हम्म। मीट आउट करना चाहते थे। और मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में अच्छा था, वो मार्केटिंग में अच्छा था। तो हम्म। हम दोनों ने मिलकर कुछ बनाने की सोची। अ, अच्छा। तो हमारा मेन एम था कि मतलब जो एक प्रॉब्लम है सोसाइटी का, वो सॉल्व हो जाए। और हम हम्म। क्योंकि विलेज में रह रहे हैं, तो मतलब कुछ भी इनकम होगा तो चलेगा। कभी ये राइट। ब्रांड बड़ा बनाने का ये सब हमने सोचा नहीं था। राइट राइट। तो अच्छा सर, उसके बाद में जब आपने सोचा कि यार अब वापस जॉब की तरफ जाना होगा, तो वो जो फेज़ होता है ना, वो जो ट्रांजिशन होता है कि यार अब नॉन आईटी से अब आईटी की तरफ जाना है, उस टाइम का क्या एक्सपीरियंस था? तो उस पीरियड में ऑलरेडी मैं जावा सीख चुका था और एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर रहा था। ओके। ठीक है।
क्योंकि जब हम किसी को हायर करने गए तो जो फीस उन लोगों ने बताई वो हम एफोर्ड नहीं कर सकते थे, और हमें एक डेवलपर रेगुलर चाहिए था। ऐसा नहीं है कि डेवलप करके किसी ने दे दिया और हम उसको चलाने लगे। ठीक है, हाँ, रेगुलर मोड पे थी आपको एक सीट में। हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये था कि मेंटेनेंस तो लगेगी रेगुलर, है ना। 100%। तो हमें एक डेवलपर हमने कॉन्टैक्ट भी किया था, उसने बोला नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे बना के दे दूंगा कि उसमें मेंटेनेंस नहीं लगेगी। अच्छा। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है इतने दिनों का, ये बोला ये तो डेफिनेटली चीज है कि आप कुछ कर रहे हो तो मेंटेनेंस लगेगी ही लगेगी आगे चल के। लगता है। और किसी के थ्रू बनाया तो हम उस पर डिपेंडेंट है कंप्लीटली, है ना। तो इसीलिए मैंने खुद से सीखा और खुद से डेवलप किया कंप्लीटली सोलो। मैंने पूरा डेवलप किया था उसको जावा, एंड्रॉइड और फायरबेस यूज करके। ओके, तो हमने बहुत सारे फीचर्स ऐसे रखे थे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे चल के जैसे हमने एक बार हम यूट्यूब देख रहे थे तो उसमें जो सेव का फीचर था, तो हमने देखा कि आप डाउनलोड लगाओगे तो डाउनलोड तो हो जाता है, लेकिन वो तो गैलरी में नहीं आता है, कहीं और रखता है उसको, है ना। तो ऐसे ऐसे जब दिमाग में कुछ नया फीचर आ गया, हाँ ये करना है, तो उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ के ही करके हम करते थे फिर। लेकिन जब मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया तो उस टाइम पे मुझे रियलिटी पता चला कि आपने प्रैक्टिकली क्या किया है उससे कोई मतलब नहीं है। जो थियोरिटिकली आपको पूछा जा रहा है सवाल, आपको उसका जवाब देना है। राइट। तो मुझे जावा के थियोरिटिकल क्वेश्चंस मुझे फिर प्रिपेयर करने थे, जावा 100 के, जो मैं जवाब दे सकूं। हाँ, क्योंकि इंटरव्यू में जाहिर सी बात है आपसे कॉन्सेप्ट तो पूछे ही जाएंगे। जी, नहीं उस टाइम तक ये आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने इतने दिनों काम किया है, मुझे लगा कि मिल ही जाएगा जब। और एज ए बिगिनर आप जहां भी जाओ, फिर से जावा, क्योंकि 100 शुरू से शुरू कर रहे हैं एज ए फ्रेशर, तो हर कोई फिर 20,000 25,000 से शुरू करता था सैलरी। मान लीजिए 3 लाख मैक्सिमम, 3.5 ऐसे पैकेज ऑफर हो रहा था। तो ये दोस्त था साथ में डिमोटिवेट करने के लिए, कि भाई अभी फिर से तू 20-25 से शुरू करेगा, और कहाँ जाके काम करेगा, ये सब पॉसिबल नहीं है, अभी बाहर जाएंगे तो खर्चा होगा ना ज्यादा। तो मैंने सोचा जब शुरू से ही करना है तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ली जाए जो मतलब अच्छा है, लॉन्ग टर्म में काम करेगा। तो उस टाइम पे मेरे नजर में आया एंगुलर। उस टाइम पे एक्चुअल एंगुलर उस टाइम पे ज्यादा डिमांड था, और रिएक्ट था साथ में। तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो जब कंपेयर किया, एक गूगल का है एक फेसबुक का है ना। तो इसलिए मैंने जब इन दोनों को कंपेयर किया, रिएक्ट जितने दिनों से आया है और जितना ग्रोथ कर रहा है, और उसके साथ अगर एंगुलर को कंपेयर करें, और दूसरा चीज था कि रिएक्ट ने रिएक्ट नेटिव भी साथ में मार्केट में लेके आया है। तो अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहे हो जो वेब के लिए भी हो रहा है, मोबाइल के लिए भी हो रहा है, ठीक है। और लेकिन गूगल ने क्या किया, फ्लटर लेके आया, जो कि कंप्लीटली एक अलग चीज था, और फिर कोटलिन लेके आया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि गूगल खुद भी कंफ्यूज है कि वो किसको प्रमोट करना चाहता है ना। अगर आप मान लीजिए आपने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कोटलिन में यूज कर रहा हूं 100 के लिए, जबकि उससे पहले जावा ऑफिशियल यूज करता था, ठीक है। तो अगर आपने कोटलिन ऑफिशियल यूज कर दिया तो उसको वेब वर्जन में भी निकालिए, है ना। तो आप कंप्लीट कर पाते रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव को, है ना। कोटलिन आपने यूज किया, उसमें मोबाइल में भी है, वेब में भी है, ठीक है। तो शायद ऐसा कुछ, तो मेरे दिमाग में ये लगा कि नहीं, बेटर गो फॉर रिएक्ट। तो क्योंकि शुरू तो करना था फिर से, तो मैंने फिर मतलब प्रैक्टिकली अगर कहूं तो मैंने लगभग 3 महीने रिएक्ट मैंने किया है उस टाइम पे, और थ्योरी पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया, बहुत सारे इंटरव्यूज देखे यूट्यूब से। और उस टाइम पे एक्चुअली इतने था नहीं, अवेलेबल था नहीं, लेकिन जितना अवेलेबल था, और उसमें से क्वेश्चंस वगैरह हमने निकाला कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या पूछी जाती है। और मैंने बहुत सारे डिस्कॉर्ड चैनल में ज्वाइन किया, जहां पर ये डिस्कस वगैरह होते हैं। तो वहां से मुझे इसका भी आइडिया मिला, और रिज्यूमे एक अच्छे से बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका रिज्यूमे अच्छे बनाना, क्योंकि ये शॉर्टलिस्ट होगा तभी आप आगे जाओगे। और एक बार कैरियर गैप हो गया तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना भी बहुत मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। हाँ, तो उसमें मेरे लिए जो प्लस पॉइंट था कि मैंने उस बीच में यूडेमी में कुछ कोर्सेस बनाए थे, और जो मेरा खुद का प्लेटफॉर्म था उसके लिए भी कुछ बनाए थे। तो ये लगभग 200 से 250 घंटे का वीडियो था, जो हमने 3 साल में बनाए थे। तो मेरा जो पहली बार जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था, उसके लिए मतलब एम्प्लॉयर ने मुझे डायरेक्टली बोल दिया कि जो कैरियर गैप बोलते हैं, मतलब आदमी इस पीरियड में खाली बैठा है,
दैट इज Right. कॉल्ड करियर गैप। लेकिन आपने इतना मेहनत किया है, मतलब आप कभी भी काम करना आपने नहीं छोड़ा, हाँ, तो इसलिए मैं इम्प्रेस हुआ। और ये एग्जैक्टली 2 दिन पहले ही मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप जिसमें बेहतर हो, जिसमें आपकी मेहनत दिखेगी, आप उसको पहले रखो, जबकि Right. मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा था रेज्यूमे में। तो आपके हिसाब से आपका रेज्यूमे किस तरह से अच्छा बन सकता है? एक रेज्यूमे रिव्यूअर भी होना चाहिए, जो आप जब अप्लाई कर रहे हो, ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरे केस में मेरा एज ज्यादा हो गया था, तो उसी हिसाब से मुझे क्या हाईलाइट करना है, ये जो गैप को जो मेंटेन कर सके। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया था। उस टाइम पे 3 इंटरव्यू मैंने दिया। कुछ रिएक्ट के थे, कुछ रिएक्ट नेटिव के थे। तो उसमें जो रिएक्ट नेटिव वाला जो था, वो एक जर्मन बेस्ड स्टार्टअप था, वहां पर मुझे सिलेक्शन हो गया। ओके। तो ये लगभग 2 साल बाद, 2 साल की बात है, मतलब मेरा प्रिपरेशन की जो बात कर रहा हूँ। और इस बीच में ऑलरेडी हमने स्टार्टअप बंद कर दिया था, और मैं फ्रीलांस कर रहा था। लेकिन फ्रीलांस जो वेबसाइट वगैरह से मैंने 1-2 महीने देखा, कुछ होता नहीं है। तो मेरा एक जान पहचान वाला है जो भुवनेश्वर में खुद का उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। ओके। अभी मैं ऑफिशियली खुले में बोल सकता हूँ कि उसने मुझे मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन उस टाइम में मुझे पैसे की जरूरत थी। ओके। ठीक है, तो मैंने उसके साथ इसलिए काम कर रहा था। तो उस टाइम पे मंथली एवरेज मुझे 25 से 30 हजार मिलते थे, जो अगर मैं आज अगर उसको वैल्यूएशन करूं तो वो कम से कम 3 लाख होने चाहिए थे। फिर जब ये डिस्कॉर्ड चैनल मैंने ज्वाइन किया और यहाँ से ये पता चला कि मतलब रिमोट भी हम कर सकते हैं, तो फिर मैंने दूसरी रिमोट ट्राई किया, और ये जर्मन बेस्ड स्टार्टअप मुझे जो पहले मिला। तो ये जो जर्मन बेस्ड स्टार्टअप था, इनका मुझे 5 लाख का उन्होंने ऑफर किया था, और उनका एक कमिटमेंट था कि 1 साल बाद हम आपका ये बढ़ा देंगे। तो बढ़ा देंगे तो मतलब उनके हिसाब से जो उनका स्टैंडर्ड सैलरी वो पे करेंगे। तो उनका जो स्टैंडर्ड सैलरी था जूनियर के लिए भी उनका था $3,000, ओके। 3,000 यूरो एक्चुअली जर्मन का। तो उसी हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें, अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख होता है हर महीने। राइट राइट, हर महीने। तो मेरा टारगेट वो था कि 1 साल करने के बाद ये मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टार्टअप उतना चला नहीं, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चला नहीं। तो फिर 1 साल बाद उन्होंने, मतलब लगभग 1-2 महीने पहले उन्होंने बता दिया कि हम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको मदद कर देंगे। आप कैसे बाकी फ्रीलांस वगैरह करो, ये सब में हम आपको हेल्प कर देंगे। ओके, तो फिर जब इस स्टार्टअप से बाहर निकले, तो फिर जब दूसरी अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे थे, वो चैलेंजिंग था, मतलब आसानी से मिल गई या नहीं मिली? हाँ, वो आसानी से मिल गई। इसमें भी एक झोल है एक्चुअली। मतलब देखिए, ये जैसे मैं कर रहा हूँ कि मेरे लिए आसान था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आसान है। तो ये जो, अगर मैं वो जो 2 साल की बात करूं जो मैंने फ्रीलांस किया था, उस टाइम पे मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। ओके। ये उस टाइम पे मेरा प्रॉब्लम था। ये जब रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, मैंने वो रिएक्ट नेटिव में काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद कभी घूम के नहीं देखा। और एक्चुअली ना लिंक्डइन में मैंने अप्लाई किया था तब तक। बाकी जो प्रोसेस जो लोग बताते हैं कि आप लिंक्डइन में किसी को रेफरल के लिए बोलो, ये सब मैंने कभी नहीं की। ओके। मैं सिर्फ डिस्कॉर्ड चैनल से जो लिंक मिलता था डायरेक्टली जॉब अप्लाई करने का, वहां से मैं अप्लाई करता था। तो बाहर के जो जॉब है उसमें कवर लेटर भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें क्या मेंशन करते हो। और दूसरी चीज, उस टाइम पे मुझे ये एमएनसी ये वगैरह मुझे मतलब कभी इंटरेस्ट ही नहीं था जाने में। क्योंकि मेरा एक अलग ये था कि वो ज्यादा काम करना पड़ता है, ये सब, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी अगर कोई मुझे पूछे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एमएनसी प्रीफर करो, ठीक है। क्योंकि इन लोगों को हमेशा एम्प्लॉय चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर किसी ने 500 से 600 एम्प्लॉय हमेशा किसी ने बेंच पे बिठा के रखा है, तो वहां पर आपको जॉब मिलना आसान है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू दूसरे कंपनीज। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो कॉन्फिडेंस उसमें शायद नहीं होता है, या तो शायद जल्दी जॉब करने का चक्कर रहता है, कुछ भी हो। ये जो बॉन्ड साइन कर लेते हैं 2 साल 2.5 साल का, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर मैं किसी को सजेस्ट करूं तो आप 1 साल का साइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कंपनी में आप जाओ तो 1 साल तो रहोगे कम से कम। हाँ, तो 1 साल का आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको
3.6 या 4.2 का पैकेज मिल रहा है और आपको 2 साल या 2.5 साल का साइन करा रहा है, तो आप अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। राइट। 2.5 साल एक जगह पे उसी पैकेज में रह के फायदा है नहीं। तो इसका अल्टरनेट ये भी है कि अगर आपने कर ही लिया है मान लीजिए, तो अभी टेंशन लेके भी फायदा नहीं है। तो आप वो 2.5 साल अपने आप को ऐसे आप प्रिपेयर कराओ कि वही कंपनी फिर आपको 3 गुना देके उसके बाद रखेगा। अच्छा सर, अब लास्ट मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा कि आपकी करंट प्रोफाइल क्या है, आप मतलब जिस भी प्रोफाइल पे काम करते हैं वहाँ पे आपका क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, पैकेज अगर आप शेयर करना चाहें तो अगर आप पब्लिकली बता सकें, और थर्ड इज आप फ्रेशर्स को क्या एडवाइस देते हैं अपने लेवल पर। भले आप बीटेक में हो, बीसीए में हो, कोई भी कंप्यूटर फील्ड में हो, जैसे अगर आप बाहर अप्लाई करते हो तो वो लोग तो बीए भी मांगते हैं, एनी ग्रेजुएट। राइट। ठीक है, मैंने यूएसए वाले बहुत सारे प्रोफाइल में देखा है बीए और बीएससी लिखा जाता है, तो बीए भी करोगे तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने काम क्या किया है। तो वो जो काम क्या किया है उसमें आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट दिखानी होती है कि आप जिस जो बनाया है आपने, क्योंकि आजकल तो बहुत इजी हो गया है, गिटहब में बहुत सारी चीज अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लो, आप आपके प्रोफाइल में अपलोड कर लो तो हो गया। ठीक है, तो वो चीज सामने वाला को भी पता है कि इसने यह किया है। हाँ। अगर आप उसको लाइव कर सकोगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई सोशल मीडिया आप बना रहे हो, तो फेसबुक में जितने सारे फीचर्स हैं आप उसके कुछ फीचर्स इंप्लीमेंट करो, उसको आप लाइव करो। कुछ ना कुछ अपने 10 50 20 जो दोस्त होंगे उनको आप बोलो कि भाई उसमें साइन अप करो और बताओ कि इसमें क्या दिक्कतें हैं। क्योंकि मेरा जो रिएक्ट नेटिव का जो फास्ट क्रैक हुआ था, और आज के डेट में अभी भी सर्विस बेस पे हूं तो क्लाइंट तो आते हैं, तो अभी भी मेरा जो लेटेस्ट क्लाइंट है वो मुझे ये पूछा कि आपने साइड प्रोजेक्ट क्या बनाया है। ठीक है, तो आपका कितना एक्सपीरियंस है, क्या है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने क्या क्या काम किया है उससे उसको मतलब है, और उससे वो जज करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगभग वो जर्मन के बाद, मतलब लास्ट डेट में मैंने जब ज्वाइन किया कंपनी, उसी दिन मुझे और एक कॉल लेटर आया था, एक ऑफर लेटर आया था कि आप इसमें ये, मतलब पहले से हो गया था सब कुछ लेकिन उन्होंने ऑफर लेटर नहीं दिया था। तो उस दिन ऑफर लेटर आया था, तो फिर मैं नेगोशिएशन कर सकता था फिर रुक के, लेकिन यहाँ क्योंकि कमिटमेंट कर लिया था कि ज्वाइन करना है तो कर लिया जाके। ठीक है, तो मतलब पहले और दूसरे ऑफर के बाद एक्चुअली मैं ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। पहला एक मिला सेम जो कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वही कमिटमेंट है ना, कि हम आगे चल के आपको अगर 1 साल में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कम से कम डबल करेंगे हर साल। ठीक है, अप टू 30 तक। तो वो कमिटमेंट अच्छा लगा, लेकिन वो शुरुआत 5 से ही कर रहे थे। फिर एक ऑफर आया जिसको मैंने उन्होंने पहले ही पूछ लिया था कि ऑफर है मेरे पास, मैं बोला हाँ एक ऑफर है 5 का, तो उन्होंने बोला ठीक है हम 7 देंगे। तो 7 का ऑफर था, फिर मैं ऑफर ले ही नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा होता गया कि मतलब फोर्सफुली जो थर्ड ऑफर था वो फोर्सफुली था कि हम आपको ज्यादा बढ़ा के देंगे, आप इंटरव्यू क्रैक करिए। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आगे आगे देखता गया कि इंटरव्यू इजी होता गया। मतलब जो पहला क्रैक करने का था वो जितना टफ था, आगे उतना टफ नहीं रहा। तो हो सकता है ये एक्सपीरियंस के वजह से हो कि मैंने जितना दिया था तो शायद क्वेश्चन सारे आ गए थे, या तो ये भी हो सकता है क्योंकि ऑफर है तो जो एम्प्लॉयर है उसके दिमाग में बैठ गया था कि बच्चे के पास ऑफर है मतलब काम जानता है, अभी किसी और ने इसको ऑलरेडी सर्टिफाई कर चुके हैं, है ना। हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे वो ऐसा होता गया कि अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स हो गया वो। ठीक है, तो इमीडिएटली आप किसी को जो भी बोलते हैं ना कि मुझे 200% हाइक मिला या 300% मिला, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वो एक में नहीं मिला होगा, एक ऑफर में वो इमीडिएट नहीं होता, टाइम लगता है उसमें। तो जो पहला ऑफर जिसने दिया है वो मैक्सिमम आपको 20 या 40% बढ़ा के देगा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं देता। राइट, उससे ज्यादा नहीं देता है। तो जो आपका पिछला जो है आपकी जितना इनकम है उस पर डिपेंड करता है कि आपका नेक्स्ट ऑफर क्या होगा। राइट, एक बार ऑफर लेटर आ गया तो उसके बाद जो ऑफर लेटर आएगा वो इस ऑफर लेटर पे डिपेंड करता है। फिर आपका जो सैलरी वो मायने नहीं रखता फिर। तो जो सैलरी स्लिप वगैरह मांगते हैं वो पहली वाले का ही मांगते हैं, उसके बाद तो वो सिर्फ ऑफर लेटर मांगेगा कि आपके पास कितने का ऑफर है। तो ये सारी चीजें आगे चल के हो सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको अपना कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप कितना जानते हो।